नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हमारा जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में किन किन संविधानों से क्या क्या चीजें ग्रहण की गई हैं, कौन कौन से नियम ग्रहण किए गए हैं, उनको बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस चैप्टर में, क्योंकि दोस्तों हमारा देश जो है वह एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश का जो संविधान है वह लिखित और पूरे विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसी वजह से इसको बनाने में काफी वक्त भी लगा। इसके बाद संविधान निर्माता जो थे हमारे, उन्होंने अपनी तरफ से भी और कई सारे जो नियम थे वह कई देशों के संविधानों को खंगालने के बाद उनमें से जो मेन और महत्वपूर्ण नियमावली थी उन्हें ग्रहण की और अपने संविधान में हमारे देश के हिसाब से उसको एडजस्ट किया था। तो उसके बाद दोस्तों ऐड किया था, तो उसके बाद यह संविधान में लागू कर दिया गया। तो उस संविधान में आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के कौन कौन से नियम थे जो कि अलग अलग देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, हमारे संविधान का ज्यादातर हिस्सा यहीं से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम एक काफी बड़ा या विस्तृत दस्तावेज था जिसके अंदर 321 धाराएं थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार आपके सामने भी आ सकता है कि संविधान का ज्यादातर हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा या ज्यादा हिस्सा कहां से लिया गया है। उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि वहां से जो मेन चीज हम देखते हैं, क्योंकि संविधान का लगभग आधा भाग हमारा भारत शासन अधिनियम से ही बनाया गया है। तो इसमें हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या चीजें मेन ली गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका, दोस्तों हमारे देश की न्यायपालिका, उसका स्वरूप कैसा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। इस तरह जो न्यायालय के बारे में जो भी हम अनुच्छेद में देखते हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इस पद का सृजन किया गया है। इस पद के बारे में जो भी, क्योंकि ये काफी संवैधानिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ये सारे देश के आय व्यय इन सब का खर्चों का लेखा जोखा रखता है। तो इस पद को भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग देश की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। भारत के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग का भी अधिनियम 1935 से ही इस आयोग की स्थापना की गई है, इन्हीं के द्वारा। फिर आता है गवर्नर का कार्यालय, यानी जो अलग अलग राज्यों में, लगभग हर राज्य में जो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, राज्यपाल के कार्यालय से जुड़ी जो भी बातें आपको ज्यादातर जो हमारे संविधान में है उसके कार्यालय से जुड़ी हुई वह भी भारत शासन अधिनियम से ली गई है। दोस्तों, आधा हिस्सा लगभग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है 1935 से। उसके बाद अगला आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्रिटेन से सबसे पहले हम लोगों ने लिया है संसदीय शासन। हमारे देश में आज जो शासन चलाया जा रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, जो संसदीय प्रणाली चलाई जा रही है वह संसदीय प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण की है। उसके बाद एकल नागरिकता। दोस्तों, भारत के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि वहीं अगर हम बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, तो वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, परंतु भारत में एकल नागरिकता है। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। फिर आता है विधि का शासन। विधि का शासन यानी देश में जो संसद के द्वारा विधि बनाई जाएगी, जो कानून बनाए जाएंगे विधायिका के द्वारा, तो उन विधि से ही भारत का शासन चलेगा। तो यह विधि का शासन होगा और यह प्रावधान भी हमारा ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, जैसा कि दोस्तों आपको इस बारे में भी पता होगा
कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उनमें, या राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके लिए उनके सलाहकार की जो टीम जो अपने लोगों को चुनते हैं, अलग अलग मंत्रिमंडल अलग अलग मंत्रियों को चुनते हैं, तो उनका जो पूरा मंत्रिमंडल होता है जिसमें सारे मंत्री होते हैं उनके, यह मंत्रिमंडल की जो प्रणाली थी जो कि उनको सलाह देने के लिए बनाई जाती थी, वह प्रणाली भी इसकी ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन से एक चीज ग्रहण की गई है, यह भी काफी आपको सुनने में अच्छा लगेगा, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली। दोस्तों जैसा हमारे देश में अभी चलता आया है आजादी के बाद से कि चुनाव में जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही सरकार बनाता है, तो दोस्तों यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ब्रिटेन जो है वहां पे राजतंत्र है, परंतु वहां पे बात अभी आई कि हमने वहां से चुनावी प्रणाली जो थी, चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली जो होती है कि चुनाव के आधार पर जीत की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये हमने वहीं से ग्रहण की है। तो ऐसा कैसे है? तो दोस्तों ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पे राजशाही भी है और लोकतंत्र व्यवस्था भी है। ब्रिटेन में वहां पे अभी भी क्राउन का ही शासन है। ब्रिटेन के अंदर अगर आप देखें तो वहां के जो क्राउन है, यहाँ के राष्ट्रपति लगभग एक अनुसार ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्राउन है उस क्राउन के पास भी काफी सारी शक्तियां हैं, तो उनका चुनाव नहीं होता, उनका शासन जो है वो वंशानुगत है। परंतु उनका जो निचला सदन है वहां पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा है, वैसे उनका जो निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उस सदन के लिए जब चुनाव होते हैं तब वहां पर चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके द्वारा वहां पे जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं, जो ज्यादातर जीतते हैं, वह अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो वहां से हम लोगों ने ये एक प्रणाली चुनी। उसके बाद आते हैं अमेरिका की तरफ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका से हम लोगों ने सबसे पहला लिया मूल अधिकार। मूल अधिकार जैसा कि आपको पता होगा संविधान के अंदर 6 हमारे मूल अधिकार हैं। उसके बाद दोस्तों न्यायिक पुनराविलोकन। अमेरिका में क्या होता है दोस्तों कि वहां पे जो अदालतें हैं, जो वहां पे सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पे उनकी शक्तियां बहुत है। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब यहाँ इस प्रकार है कि जब सरकार के द्वारा कोई कार्य या कोई विधि या कानून जब बनाया जाता है तो वह कानून नियम के अनुसार हो, विधि अनुसार हो, इसकी जांच न्यायालय कर सकता है और उसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसका पुनराविलोकन कर सकता है, यानी उस कानून को रद्द भी किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनराविलोकन हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है, यह संविधान सबसे सर्वोच्च है, यानी संविधान से ऊपर हमारे देश में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सबसे सर्वोच्च संविधान है और उस संविधान को शक्तियां कहां से मिलती हैं? भारत के लोगों से। ये याद रखने वाली चीजें हैं। भारत में सबसे ऊंचा सर्वोच्च संविधान है, भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है, और उस संविधान को शक्तियां कहां से मिलती है? तो भारत के लोगों से शक्तियां वह ग्रहण करता है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी हमने यूएसए से ग्रहण की है। फिर आता है निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग। दोस्तों आज हम जो देखते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचित है। वहीं अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटेन में क्राउन का शासन चलता है, तो वहां वंशानुगत है, परंतु यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, यह राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित होकर के आता है। तो यहाँ पे भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होगा एवं उसके किसी गलत किए गए कार्य के द्वारा, या फिर उसके किसी कोई भी ऐसा उसने गलत काम कर दिया है जिससे उसको उसके पद से हटाया जाना महत्वपूर्ण हो गया है, तो संसद में जब महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है तो वह महाभियोग, ये दोनों चीजें हम लोगों ने यहां से ग्रहण की है, यूएसए से। निर्वाचन, सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि यूएसए से हम लोगों ने हमारे देश का राष्ट्रपति जो होगा वह निर्वाचित होगा, ये भी ग्रहण किया है, और उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी हम लोगों ने यूएसए से ग्रहण किया है। और हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद आता है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होगा,
प्रमुख, वह भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यह याद रखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की तरफ अगर हम चले तो हमारा वहां से लिया गया है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन दोस्तों, आज के वक्त में हम लोग जो देखते हैं कि केंद्र सरकार को शक्तियां जो मिली हुई है अलग है, राज्य सरकार को जो मिली हुई है वो अलग है। तो ये दोनों के अंदर शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है, शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, ताकि केंद्र का राज्य के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न बढ़े। दोनों अपने अपने जो नियम हैं उनके हिसाब से स्वतंत्र होकर उस पर कानून बना सके। तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह शक्तियों का विभाजन भी हम लोगों ने कनाडा से ग्रहण किया है। संघात्मक व्यवस्था, भारत राज्यों का संघ है, जैसा कि आप लोगों को पता है। भारत के अंदर जो राज्य है, उन राज्यों को राज्य से, भारत देश से बाहर जाने की आजादी नहीं है। ये चीज दर्शाती है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है भारत के अंदर, यह संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण आता है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। शक्तियों का विभाजन केंद्र में अलग और राज्यों में अलग अलग किया गया है, परंतु जब दोनों में शक्तियां बांटी गई हैं तो कुछ इस प्रकार की शक्तियां बच जाती हैं जिनके ऊपर सिर्फ केंद्र के लिए ही, उसमें वह शक्तियां केंद्र को ही नियत कर दी गई। यानी बची हुई जो शक्तियां थी दोनों में बांटने के बाद, वह केंद्र के हाथों में दे दी गई कि इस पे केंद्र की ही इसमें जो प्रमुखता चलेगी। तो अवशिष्ट शक्तियां जो थी ये भी केंद्र के पास, इसका जो प्रावधान है ये भी हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। उसके बाद चलते हैं आयरलैंड की ओर। आयरलैंड दोस्तों, आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व, ये भी एक याद रखने योग्य बात है, आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व लिए हैं। दोस्तों, जब कोई सरकार कानून बनाती है तो वह संविधान के बिल्कुल साथ होना चाहिए, वह कानून के बिल्कुल साथ होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो उसके अंदर जब नियम बनाया जाता है तो वह नियम किन किन बातों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, उसकी सीमा क्या होगी, इन सारी चीजों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में देखा जा सकता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से ले लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, दोस्तों यहां एक बात थोड़ी कंफ्यूजन वाली होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूएसए में निर्वाचित राष्ट्रपति, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आयरलैंड में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये दोनों अलग अलग है। यूएसए के हिसाब से क्या है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित होगा, ठीक है, यानी कि वंशानुगत नहीं होगा, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से आया होगा। और उसको निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया हम लोगों ने आयरलैंड से ली है। ठीक है दोस्तों, दोनों में फर्क है, निर्वाचित और निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह आयरलैंड से हम लोगों ने ग्रहण की है। एवं राज्यसभा में 12 मनोनयन। दोस्तों, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति अपनी तरफ से खेल या कोई कला साहित्य, यहां से जो 12 लोगों को राष्ट्रपति अपनी तरफ से राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है वह भी आयरलैंड से ग्रहण की गई है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति अपनी तरफ से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो अलग अलग जगहों के दिग्गज होंगे, चाहे वह खेल हो, चाहे साहित्य हो, किसी भी कला संबंधी वहां से हो। तो ये प्रक्रिया भी हमारी आयरलैंड से ली गई है। फिर आता है दोस्तों उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दोस्तों एक अनुच्छेद है संविधान में 368 यह अनुच्छेद याद रखना है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 368। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपनी जो है राय दी है या फैसला भी दिया है। संविधान का जो अनुच्छेद है 368, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो इसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में कई बार याचिका दायर की गई थी कि सिर्फ संविधान में संशोधन किया जा सकता है या संविधान की मूल, जो हमारा मूल संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी कई फैसले आए हैं, वो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा।
परंतु संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 368 अनुच्छेद है, याद रखना है। फिर आ जाता है राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, हमारा जो उच्च सदन है संसद का, उस उच्च सदन में जो लोग निर्वाचित किए जाएंगे तो उनको निर्वाचित करने की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार उनका निर्वाचन किया जाएगा, कौन उन्हें मतदान करेगा, उनके मतदान में कौन भाग लेगा, ये सारी जो प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्रीय सूची अलग होती है, जो केंद्र सिर्फ उस पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची वो होती है जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु मतभेद अगर दोनों में हो जाए तो केंद्र को उसमें प्रमुखता दी जाएगी। तो ये जो समवर्ती सूची जो है, यह समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, याद रखने हैं। उसके बाद आता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन आप लोगों को पता होगा, जब कभी संसद के जो लोकसभा राज्यसभा जो दो सदन हैं, इन दोनों सदनों में किसी कानून को लेकर के बीच में इनके मतभेद की स्थिति आ जाती है, जब तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसमें दोनों सदन एक साथ बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तथा उस कानून को फिर सबके मतानुसार सुलझाया जाता है, सबसे राय लेकर सुलझाया जाता है। दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है वह मेन बनते हैं। जैसे सबसे पहले यह भी पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है जब दोनों सदनों में किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाते हैं तब। और दूसरा, अगर दोनों संयुक्त सदन मतलब बैठते हैं तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ याद रखेंगे, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इनकी संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। तो यहाँ से संयुक्त अधिवेशन जो था ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दोस्तों गिने चुने देश हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है याद करने के लिए इनको, ठीक है। इनको ज्यादा वो 1 बार 2 बार समझ करके याद करिए बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें ली नहीं गई हैं, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है फ्रांस। ये जो आपको बताए गए हैं ये काफी मेन ही है, क्योंकि लिया काफी कुछ गया है, लेकिन इसमें से आपको मेन चीजें बताई जा रही हैं जो काफी महत्वपूर्ण होता है और कई बार आता भी है। फिर बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस से हम लोगों ने, जो कि हमारी प्रस्तावना में भी ये शब्द कई बार हम लोगों ने सुने हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। समता यानी हमारे जो देश के जो लोग हैं उन सब में आपस में समानता है, सारे लोग समान हैं, कोई ज्यादा बड़ा छोटा, उच्च जाति नीच जाति इस तरह का नहीं भेदभाव है, समानता है। दूसरा आता है स्वतंत्रता, यानी हर कोई अपने अपने कार्यों को लेकर, अपने अपने जीवन को लेकर के स्वतंत्र है। तीसरा आता है बंधुत्व, यानी कि आपसी भाईचारे की भावना। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है। ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों फ्रांस, याद रखना है, फ्रांस से लिए गए हैं। उसके बाद आती है गणतंत्र की व्यवस्था। भारत एक गणतांत्रिक देश भी है, लोकतांत्रिक के साथ साथ। तो भारत में गणतंत्र व्यवस्था कहां से ली गई है भारतीय संविधान में? तो वह ली गई है फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित प्रणाली के माध्यम से आता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। यानी भारत के राष्ट्र प्रमुख कौन है? भारत के राष्ट्रपति, तो वो निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से आते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? वहां की रानी, इस वक्त वहां पे क्राउन का शासन है, तो इसी वजह से वह वंशानुगत है, वह चुनाव के माध्यम से नहीं आते, वह वंशानुगत है। तो वहां पे लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र नहीं है। और भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, क्योंकि भारत का राष्ट्र प्रमुख निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। तो इस प्रकार गणतंत्र व्यवस्था भी हमने फ्रांस के संविधान से ली है, ठीक है। उसके बाद आता है जर्मनी, ठीक है दोस्तों। जर्मनी से आपात समय में मूल अधिकारों का निलंबन, एक चीज ली गई है।
आपात में आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, युद्ध जैसी जब स्थिति बन जाती है हमारे देश में, चाहे वह बाहरी आक्रमण से हो चाहे आंतरिक, जब देश के अंदर काफी विद्रोह फैल गया हो, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह देश में आपातकाल लगा सकते हैं। तो इस आपातकाल को लगाने के बाद हमें जो हमारी अधिकार मिले गए हैं, अधिकार जो दिए गए हैं, 6 अधिकार जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं, आपातकाल के वक्त ये जो अधिकार होते हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है एक चीज सिर्फ जर्मनी से, कि आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का निष्क्रिय हो जाना। ठीक है, इन अधिकारों का निलंबित अपने आप हो जाना। जापान, तो जापान की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में काफी आगे है जापान। इनके संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रक्रिया हमारे देश में चलेंगी वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होंगी। ये जापान से हो गया। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है सोवियत संघ। तब का सोवियत संघ, अब जो है यह रूस है, रशिया। रूस से हम लोगों ने, क्योंकि यह सबसे बाद में इसीलिए लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो सारी नियम है, ये जो सारी प्रणालियां हैं, ये सब मूल संविधान के अंदर थी। मूल संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? मूल संविधान वह होता है जो हमारे देश में स्टार्टिंग में संविधान जो बनकर के तैयार हुआ था, जिस संविधान को लागू किया गया था, वो मूल संविधान होता है। उसके बाद तो उसके अंदर संशोधन किए गए हैं काफी, वो अलग हो जाते हैं, लेकिन मूल संविधान जो हमारा बनने के बाद तैयार किया गया था और उसके बाद उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, वह मूल संविधान है हमारा। तो मूल संविधान के अंदर ये सारी प्रणालियां थी, परंतु ये जो प्रणाली थी मौलिक कर्तव्य, ये मूल संविधान के अंदर नहीं थी। तो उसको आपने अलग से याद रखना है कि मूल संविधान में ये जो प्रणाली थी ये नहीं थी। ये प्रणाली संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है, जो कि 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 42वां संविधान संशोधन है। और कब जोड़ा गया? तो 42वां 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था, उसके तहत इसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये भी हमें याद रखने चाहिए कि देश के राष्ट्रगान की हमें इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, देश के राष्ट्रध्वज है, और भी मतलब बहुत सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि सोवियत संघ से यानी रूस से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको याद रखना है और बारी बारी कई बार इन्हें लिख के भी देखना है दोस्तों। जो चीजें पढ़ के हमें याद नहीं होती है, कई बार उसको बार बार अगर आप लोग लिखोगे तो आपको वो जरूर याद हो जाती हैं। ज्यादा चीजें नहीं है, एक देश से हद 2 या 3 दोस्तों। ये था हमारा आज का चैप्टर, भारतीय संविधान के स्रोत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। और अगर आप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।